गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबको दोबारा स्वागत है। आज हम आर्म फोर्सेस पर्सनल वेलफेयर के 5वीं कड़ी करने वाले हैं और इसमें हमारा साथ जुड़ रहे हैं कर्नल वेम्बू शंकर। मॉर्निंग कर्नल वेम्बू शंकर, वेलकम टू गनर शॉट। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, और सभी को नए साल के शुभकामनाएं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे एक अवसर मिला है आपसे बात करने के लिए, ये बहुत ही खास विषय में। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। वेलकम। मैं सबको बताना चाहता हूँ, कर्नल वेम्बू शंकर जो हैं वो शौर्य चक्र विनर है, राइट। उन्होंने फौज से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया है और आजकल जैसे उनके बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है, वो प्रोजेक्ट संबंध चला रहे हैं। क्या है प्रोजेक्ट संबंध? प्रोजेक्ट संबंध वो प्रोजेक्ट है जो कैजुअल फैमिलीज ऑफ फिजिकल कैजुअलिटीज जो फौज में जो हो जाता है फौज के सर्विस के दौरान, उनके फैमिलीज के साथ संबंध रखते हैं और बहुत नेक काम कर रहे हैं ये। और इसीलिए मैंने इनको बुलाया ताकि अब सबको पता चले, अगर आप कभी भी ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि आपको इनका मदद चाहिए तो इनके पास आ सकते हो। और खास करके ये एक वीडियो आपके फैमिलीज को दिखाइए क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और उससे ज्यादा ये है कि मैं चाहता हूं, मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि ये वीडियो है, जितने भी सर्विंग सोल्जर्स हैं, चाहे वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में है, उनको दिखाइए और उनके फैमिलीज को के पास पहुंचा दीजिए। राइट। इसके साथ हम शुरू करते हैं कल वेम्बू शंकर के साथ। वेम्बू, बहुत अच्छा हुआ आपके साथ आज संबंध हुआ है। मेरे ख्याल में आपका प्रोजेक्ट संबंध का पहला कड़ी है ये बताइए, आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए और आप मेरे को बताइए ये इसमें कैसे आपने कदम रखा है और इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड भी बताइए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद। मैं एक बिल्कुल सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। हमारे परिवार में कोई फौज में नहीं थे। हमने 12वीं क्लास के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग किया था और 3 साल के बाद फिर आर्मी चूज किया था। इसलिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1 साल करने के बाद करीब 20 साल का नौकरी हमने सर्विस किया था आर्मी में, जिसमें हम हर जगह इंडिया भारत के जितने भी हर कोने में हमने सर्विस किया था। और हमें ये मौका भी मिला था कि भूटान में भी हमने सर्विस किया था, एक जो विदेश देश है इंडिया और चाइना के बीच में। और इस दौरान और लास्ट मेरा जब मैं कमान कर रहा था एक पलटन नॉर्थ ईस्ट में, तब रोज हर दूसरे या तीसरा दिन ऐसे कुछ ना कुछ हादसा हो रहा था हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। क्योंकि हम उसको रिपोर्ट करते थे, और क्योंकि मैं एक एयरपोर्ट के सामने भी था, तो वो जो मॉर्टल रिमेन्स है, जो शहीद हो गए हैं जवान, उनके मॉर्टल रिमेन्स को कोई जेसीओ या ऑफिसर एयरक्राफ्ट में उनको फाइनल जर्नी के लिए आते थे, और परिवार के साइड से कोई उनके रिश्तेदार आते थे। और जब उनके साथ में बातचीत करता था तो काफी कुछ मुझे पता चला कि इनमें काफी नॉलेज गैप है और लोगों को इतना पता नहीं है। तो फिर हमने अपना खुद का नॉलेज बढ़ाया और पता चला कि करीब 1500 ऐसे जवान इंडियन आर्मी में ही, नेवी और एयरफोर्स मिला के करीब 1600 ऐसे जवान ऑफिसर्स का सर्विस के दौरान बिन लड़ाई कारणों से इनका डेथ हो जाता है। बिन लड़ाई माने हादसा हो गया, कोई खुदकुशी हो गया, कोई बीमारी हो गया। तो फिर हमने सोचा ठीक है, हम प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके प्रोजेक्ट संबंध की शुरुआत करते हैं, जहां मैं ये ऐसे परिवार जिनके हस्बैंड बिन लड़ाई कारणों से, जिनका सर्विस के दौरान डेथ हो गया, उनसे जाके मिलके उनका क्या क्या चैलेंजेस है, क्या उनके कठिनाइयां हैं और उसको कैसे दूर कर सकते हैं। इसीलिए मैं प्रोजेक्ट संबंध शुरुआत किया वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके। ये सिर्फ कंप्लीटली फिलोंथ्रफिक है, अकेला कर रहा हूं मैं, कोई संस्था वगैरह नहीं है। मेरा यही कोशिश है कि जो हमारे साथ रहे हैं परिवार, एक सैनिक
और उसका परिवार हमारे साथ रहे, इवन डेथ के बाद भी उनके साथ जुड़ा रहना चाहिए। यही मेरा मकसद था, इसीलिए प्रोजेक्ट संबल शुरुआत किया मैंने। ये आपने बहुत अच्छा बात बताया, और बहुत इट्स वेरी एनकरेजिंग फॉर मी कि एक ऑफिसर जो कमांड कर रहा है, कमांड सक्सेसफुल कमांड करने के बाद एक शौर्य चक्र अवार्डी जो है वीरता के लिए, अपना फौजी परिवारों के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो। और खास करके हम सब लोग क्या है, वॉर कैजुअलिटीज के ऊपर, जो ऑपरेशनल कैजुअलिटीज हैं उनके बारे में तो सोचते हैं, पर बहुत लोग होते हैं, जैसे आपने बताया कि तकरीबन 2000 लोग निधन हो जाता है उनका सर्विस के दौरान वर्दी पहने हुए, और उनके फैमिलीज को मुश्किलात बहुत होता है, और ये बहुत अपना नेक काम शुरू किया है। तो आप थोड़ा ये प्रोजेक्ट संबंध के बारे में बताइए, क्या है ये प्रोजेक्ट संबंध? हाँ जी, ये एक्चुअली सर्विस के दौरान एक सैनिक का निधन 2 प्रकार का होता है। एक तो जैसे आपने बताया था लड़ाई के कारण, उनको बोलते हैं बैटल कैजुअल्टी। हर साल करीब ऐसे 100 सैनिक का निधन हो जाता है, कोई टेररिज्म के कारण, कोई वॉर हो गया या कोई बॉर्डर एरियाज़ में हो गया, लड़ाई के कारण जो डेथ हो जाती है। मगर हर साल बिन लड़ाई कारणों के कारण भी डेथ हो जाता है। जब किसी सैनिक का मृत्यु हो जाता है, तब तो आर्मी, सोसाइटी सारे आ जाते हैं मदद करने के लिए। पहले 6 महीना 8 महीना सारे आ जाते हैं, इमोशनल सपोर्ट होता है, उनको टर्मिनल बेनिफिट्स मिलता है, कोई इंश्योरेंस हो जाता है, कोई उनके लीव एनकैशमेंट हो जाते हैं, उनके ग्रेचुइटी हो जाता है। तो आर्थिक इनिशियली तो ठीक रहता है, मगर 6 महीने 8 महीना 1 साल के बाद क्योंकि लोग बिजी हो जाते हैं, समाज भी थोड़ा थोड़ा भूल जाता है, और ये जो परिवार है इनको लोग भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। सामाजिक रीजन है कि वो पहले ससुराल जाते हैं, क्योंकि ससुराल मोस्टली विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो 1-2 साल रहते हैं, वहाँ मुश्किलात होते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, फिर कोई और शिफ्ट हो जाते हैं, तो उस कारण ये हमारा जो बंधन है वो टूट जाता है। तो मेरा कोशिश यही था कि ये बंधन जो टूट गया, इसको कैसे हम जोड़ें, क्योंकि जोड़ने से क्या होता है कि हमें पता चलेगा कि उनके क्या क्या मुश्किलात हैं। ऐसे परिवारों का 3 खास मुश्किलात है, क्योंकि मैं हर प्रांत में गया हूँ इंडिया में, मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट्स गया हूँ, उनसे मिला हूँ। तो हमने ये पता किया है कि उनके 3 मुश्किलात हैं। पहले तो आर्थिक है। आर्थिक क्यों है? क्योंकि उनको पेंशन कम मिलता है। पहले तो उनको तनख्वाह मिल रहा होता, सैलरी, और क्योंकि फिजिकल कैजुअलिटी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एट्रिब्यूटेबल टू सर्विस, यानी कि कोई फौजी काम कर रहे थे, तब उनका निधन हो गया, जैसे कोई फौजी गाड़ी चला रहे थे, रोड एक्सीडेंट हो गया, या उनको कोई ऐसे बीमारी हो गया जो फौज के कारण हुआ है, उनको एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस बोलते हैं। उनको 60% पेंशन मिलता है, उसको बोलते हैं स्पेशल फैमिली पेंशन। और दूसरा होता है जब निधन बिन लड़ाई कारणों से, और कोई फौज का कोई उसमें कनेक्शन नहीं था, तो उसको बोलते हैं नॉन एट्रीब्यूटेबल। उदाहरण के लिए खुदकुशी हो गया, या कोई ऐसे जवान कोई नशा कर लिया, ऐसे उसके कारण कोई डेथ बीमारी हो गया और डेथ हो गया, वो फौज के कारण नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं नॉन एट्रीब्यूटेबल। उनको सिर्फ 30% पेंशन मिलता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। तो पहले तो आर्थिक समस्या है, आर्थिक कठिनाइयां हैं, क्योंकि तनख्वाह से बिल्कुल अभी पेंशन में आ गए, और कम पैसा मिलता है, ना ही सरकारी आवास है, ना कोई कंटोनमेंट में रह सकते, बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरा है सामाजिक, क्योंकि खासकर भारत में एक जब औरत विडो हो जाती है, तो बहुत लोग उसको एक ठप्पा लगा देते हैं कि ये विधवा है, विधवा है। और गांव में भी खासकर उनको बाहर नहीं जाने देते, और ज्यादातर लोग स्किल्ड भी नहीं रहते। तो ये सामाजिक हो गया। और तीसरा है मानसिक। उनको काफी अकेलापन हो जाता है, क्योंकि उनके जो स्पाउस है उनका डेथ हो जाता है, समाज भी थोड़ा उनको अलग रख देता है। और जब फौज में थे तब तो एक कंटोनमेंट में रहे थे, बिल्कुल मिलजुल के, बाकी परिवारों के साथ, बाकी फैमिली वेलफेयर हो गया, कोई लेडीज लेडीज मीट हो गया, कोई सिनेमा जा रहे हैं,
साथ मिलजुल के रह रहे थे, मगर अभी जब गाँव चले गए हस्बैंड के डेथ के बाद, अकेलापन हो जाता है, उसके कारण उनकी मानसिक स्थिति में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग होता है। इनिशियली जब डेथ होता है तो लोग सोचते हैं कि अकेलापन हो गया, उसके बाद जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, टीनेज में हो जाते हैं, तो बच्चों का जो मानसिक स्थिति है उसमें उनको प्रभाव होता है, और जब बच्चे फिर बड़े होके चले जाते हैं, तब अलग टाइप का उनका अकेलापन हो जाता है। तो हमने पता किया कि ये 3 मेजर चैलेंजेस है उनका, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक। और इन तीनों का हम ये नहीं बोल सकते कि हल ढूंढ सकते, मगर एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं इनका जो हल ढूंढने के लिए। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब हम उनके साथ एक कनेक्ट बना के रखें। कनेक्ट मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके क्या कोई हम उनको कोचिंग दे सकते हैं, उनके पढ़ाई के लिए कोई स्कॉलरशिप मिल सकता है, क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी स्कॉलरशिप स्कीम्स और पढ़ाई के लिए मदद करते हैं, और ना कि पढ़ाई के लिए, मगर वो कोई उनको नौकरी करना है, सरकारी नौकरी के लिए रिजर्वेशंस है, प्राइवेट जॉब्स भी मिल सकता है उसके लिए भी रिजर्वेशंस है। इसके अलावा जब रीमैरिज करना चाहती है कोई विडो, उसके लिए भी मदद करता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे ऐसे एंटाइटलमेंट ग्रांट्स एंड स्कीम्स है, मगर इनको पता नहीं होता है क्योंकि इनका अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, और उनके पास पहुंच नहीं रहा है। और क्यों पहुंच नहीं रहा है? क्योंकि हम उनके साथ टच में नहीं है। तो प्रोजेक्ट संबंध नहीं रखते, संबंध नहीं रखते हैं। तो प्रोजेक्ट संबंध का संबंध नहीं यही रखते। है कि या उनके साथ कैसे संबंध करें। तो हमने राइट, एक ऐसे मोडस ऑपरेंडी किया कि कैसे संबंध रखना है। राइट। अब हम आएंगे किस तरीके से आपने संबंध शुरू किया, ऑर्गेनाइजेशन क्या है वगैरह वगैरह, पर थोड़ा ब्रॉड एंटाइटलमेंट्स क्या होते हैं ऐसे, नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ फिजिकल कैजुअलिटीज, राइट? जैसे उनका क्या पेंशन तो आपने मोटे मोटे तौर बिल्कुल, पर मैं बता बताऊंगा दिया, आपको। को उनको अब क्या चिकित्सा का प्रबंध प्रावधान होता है ये नहीं, पढ़ाई का है, स्कॉलरशिप्स हैं, बिल्कुल, कैंटीन बिल्कुल, का फैसिलिटीज होते हैं, ये थोड़ा जरा विस्तार में बताइए। बिल्कुल। आप तो है, ये सब जितने भी चीज़ें आपने बताया, उसके लिए सरकार ने सोच समझ के उनको ये सब फैसिलिटीज़ दिया हुआ है। तो मैं इसको 2 बाँटों में वो करूँगा। पहले तो 2 भागों में बाँटूँगा इसको। पहले तो एक टर्मिनल बेनिफिट्स हो गया, जो डेथ के साथ तुरंत जो भी आर्थिक, बाकी जो जिसने बताया था आपने, कैंटीन फैसिलिटीज़, ईसीएचएस फैसिलिटीज़, ये सारे उनके लिए लागू हैं। जैसे एक नॉर्मल रिटायर्ड वेटरन का होता है, ऐसे ही उनके परिवार को भी लागू है। ये हो गया टर्मिनल बेनिफिट, जिसमें आपको पेंशन आ गया, एक एंटाइटलमेंट है पेंशन, जिसके बारे में बताया था मैंने। उसके अलावा ग्रेच्युटी हो गया, लीव एनकैशमेंट हो गया, उसके बाद उनके कोई इंश्योरेंस था तो इंश्योरेंस हो गया, अगर कोई ऐसे रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसका अलग इंश्योरेंस है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो रेलवेज के साथ एक एक्स ग्राशिया मिलता है। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स कोई एक्स ग्राशिया देता है, ताकि इमीडिएटली वो आर्थिक स्थिति के लिए कर सकते हैं, लास्ट राइट्स के लिए भी पैसा देते। ये हो गया, ये सब टर्मिनल बेनिफिट्स हो गए। और हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सबसे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय सेना जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये टर्मिनल बेनिफिट्स पहुंचाने में सबसे उम्दा है। और जितना जल्दी कर सकते हैं, हम बिल्कुल इंटरेस्ट लेते हैं। जो कमान अधिकारी हैं, बाकी जो औहदेदार हैं, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो परिवार है, विडो है, बच्चे हैं, उनको ये सब पहुंचाना है। तो टर्मिनल बेनिफिट्स का हमेशा 100%, 99% डिलीवरी हो जाता है। इश्यू आता है जो टर्मिनल बेनिफिट्स के बाद, जैसे आपने बताया था, बच्चों की पढ़ाई। बच्चों की पढ़ाई एक बड़ी चीज है, क्योंकि जब सर्विस में है तो वो जनरली एक कोई आर्मी, नेवी या एयरफोर्स स्कूल में जाएंगे, आसपास कोई बस होगा उनको छोड़ने के लिए, कोई ट्यूशन का व्यवस्था होगा, ये सब होगा। मगर जब डेथ हो जाता है और वो ससुराल या कहीं और चले जाते हैं, तब ये पढ़ाई में प्रॉब्लम हो जाता है। तो सरकार और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने इसके बारे में सोचा है। और ब्रॉडली मैं बताना चाहता हूं, पढ़ाई के लिए आर्मी में खासकर 2 जगह से खास स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। एक है संस्था, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स।
इसको ये दिल्ली में है, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, एजीज ब्रांच के अंदर आता है। ऐसे ही एयरफोर्स में डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स है और नेवी में भी ऐसी संस्था है। तो इन्होंने स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप क्लासेस के मुताबिक है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी में फर्स्ट टू 8 स्टैंडर्ड के लिए 10,000 रुपया मिलता है प्रति साल, 9th टू 12th के लिए 14,000, ग्रेजुएशन अगर कोई कर रहा है तो 20,000, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई कर रहे हैं तो उसको 25,000, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं लॉ मेडिसिन वगैरह उनको 50,000 रुपया मिलता है, और अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनको कंप्यूटर अलाउंस मिलता है 35,000 रुपए के लिए। और इसके अलावा ये जो बच्चों के लिए हो गया, मगर अगर जो विडो है, जो स्पाउस है, एनओके है, वो अगर खुद पढ़ना चाहती है, हायर स्टडीज करना चाहती है, स्किलिंग करना चाहती है, उसके लिए भी स्कॉलरशिप मिलता है। और ये सारे डिटेल्स इंडियन आर्मी वेटरन्स .gov.in है। हम इसको कमेंट सेक्शन में डाल देंगे ताकि लोग उसको देख पाए। उसके लिए कोई फॉर्म्स होता है, उसको भर के भेजना पड़ेगा। और इस साल के लिए, दैट इज एकेडमिक ईयर 22-23 के लिए उन्होंने डेडलाइन भी एक्सटेंड कर लिया है। 28 फरवरी तक हम भेज सकते हैं वो स्कॉलरशिप के लिए। बहुत आसान प्रोसेस है। फॉर्म भरना है, प्रिंसिपल से साइन करना है और 3-4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डाल के दिल्ली भेजना है DIAV में, और स्कॉलरशिप मिल जाएगा। पैसे की कमी नहीं है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के पास। खुद के जो बाकी जो डोनेशंस आते हैं CSR वगैरह, उसके उनके पास काफी पैसा है उनको देने के लिए। तो ये हो गया आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के पास पैसा। इसके अलावा जो भारतीय सरकार है, उन्होंने भी ये सोचा है कि हाँ, बच्चों के पढ़ाई में मुश्किलात होगा, तो ये खास ये है कुछ चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस। जब सर्विंग होते हैं तो लोगों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, जो 2 बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ये नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक है, और ये तकरीबन 27,000 रुपया तक बन जाता है सिर्फ ट्यूशन के लिए, ट्यूशन फीस के लिए। और अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो 81,000 रुपीज मिलता है हर साल के लिए। ये भी बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आर्मी में एक फॉर्म भरना पड़ता है, प्रिंसिपल से साइन कराना पड़ता है और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है। और ये आर्मी में रिकॉर्ड्स, रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स, आरटी के तो आरटी में देना पड़ेगा, राजपूत में तो राजपूत में देना पड़ेगा, महार है तो महार रिकॉर्ड्स में देना पड़ेगा। और वहां भेजने के बाद वो उसको चेक करेंगे और उसके ऊपर एक पार्ट 2 ऑर्डर बनाएंगे और PAOR को देके आपके पेंशन अकाउंट में हर साल मिल जाएगा ये। और ये नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक है, 2 बच्चों के लिए है। मगर जो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स अपने खुद के पैसे, जैसे मैंने DIV का बताया था, वो बच्चों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसमें आप 3-4 बच्चे हैं, उनके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। मगर CA जो है, जो सरकार देती है, वो सिर्फ 2 बच्चों के लिए, और अगर दूसरा बच्चा जुड़वा निकला तो वो 3 बच्चों के लिए भी हो जाता है। तो ये ब्रॉडली पढ़ाई के लिए है। इसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और भारतीय सरकार दोनों ये चाहते हैं कि जो विडो है आगे बढ़े पढ़ाई में भी, सोशली भी, इसीलिए वो रीमैरिज के लिए सपोर्ट करते हैं। जैसे आर्मी 1 लाख रुपया देता है फॉर रीमैरिज ऑफ विडो। अगर वो विडो रीमैरिज करना चाहती है, मैरिज करने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट और एक्सपेंसेस भेजने के बाद आपको 1 लाख रुपया तक मिल सकता है। और जो लड़कियां हैं, जो ऐसे फिजिकल कैजुअलिटीज के बच्चियां हैं, दैट इज लड़कियां हैं, वो जब शादी करते हैं उनके लिए भी 1-1 लाख रुपया मिलता है। और अगर कोई लड़का है और मदर भी डेथ हो गया, जैसे ऑर्फन हो गए और उनकी शादी होती है, तब उनके लिए भी 1 लाख रुपए मिलेगा। और ये पूरा जो उन्होंने बताया था, सारांश हम एक ऐसे स्क्रीनशॉट में आपको इस वीडियो के दौरान दे देंगे और कमेंट्स में भी डाल देंगे। और जो वेबसाइट्स मैंने बताया था, एक है इंडियन आर्मी veterans.gov.in, ऐसे ही एयरफोर्स का और नेवी का है, वो भी हम दे देंगे। और दूसरा है केंद्रीय सैनिक बोर्ड का ksb.nic.in, जो कि भारतीय सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का एक हिस्सा है। तो ब्रॉडली 3 हिस्सों में वो मदद करते हैं। एक तो पढ़ाई के लिए, एजुकेशनल, दूसरा है वोकेशनल यानी कि कोई नौकरी के लिए, और तीसरा है सामाजिक, जैसे मैंने बताया था मैरिज वगैरह। तो 3 कठिनाइयों को दूर करने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और भारतीय सरकार दोनों मदद करते हैं। तो ये बताइए
ये क्या इनको चिकित्सा का भी मदद मिलता है, मेडिकल और सीएसडी फैसिलिटीज वगैरह के बारे में भी और भी मदद मदद मिल सकता है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये चिकित्सा और सीएसडी ये दोनों टर्मिनल बेनिफिट्स के अंदर ही आ जाएँगे। जैसे डेथ हो जाता है, एक प्रोसेस है जहाँ उनका ईसीएचएस कार्ड बन जाएगा। जैसे एक जवान रिटायर होता है, जैसे उसका ईसीएचएस कार्ड बनता है, ऐसे ही इनका भी बन जाता है। इनका और इनके बाकी 2 परिजन हैं, उनके लिए भी बन जाता है। और सिमिलरली सीएसडी भी जैसे एक रिटायर्ड वेटरन है, उस उनके लिए लागू है, ऐसे ही इनके लिए भी लागू एंड वो जनरली टर्मिनल बेनिफिट्स के साथ साथ ही वो डॉक्यूमेंटेशन में हो जाता है और सबसे पास वाले ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक उसमें रजिस्टर करना पड़ता है और चिकित्सा तो इंपॉर्टेंट है वरना ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा तो सरकार ने ये सब सोचा है और उनको ये सब फैसिलिटीज दिया हुआ है। राइट। आपने बताया है कि कांटेक्ट डीआईएवी, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स। उदाहरण के तौर पर अगर एक इंडियन आर्मी का जवान का डेथ हो गया, उसका फैमिली को कैसे जाके वो डीआईएवी में रीच आउट करे? क्या ये बहुत बढ़िया वेटरन प्रश्न किया सेल्स आपने। नहीं, एक इसको मैं थोड़ा और विस्तार में पूछना चाहता हूँ। क्या लोकल एरिया, सब एरियाज, स्टेशन हेडक्वार्टर्स में कोई प्रावधान है कि ये जाके कोई वेटरन सेल है, क्या है कि वहां जाके संपर्क करके ये आगे अपना केस बढ़ा सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न किया बिकॉज इस जागरूकता ही कमी है, इस जागरूकता की ही कमी है क्योंकि उनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है हमें। आपने जो ये प्रश्न पूछा है बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है तो मैं उसको विस्तार से बताना चाहता हूँ। डीआईएवी दिल्ली में है मगर उनके रिप्रेजेंटेटिव हर जगह भारत में है जिनको बोलते हैं कर्नल वेटरन्स यानी कि वेटरन सेल में कर्नल साहब बैठते उनका एक ऑफिस होता है। वो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करना है ये करना है वो कर सकते हैं मगर डीआईएबी ने एक बहुत ही खास चीज शुरुआत किया है वो है एक हेल्पलाइन। एक टेलीफोन नंबर है जिसके बारे में भी हम आपको दे देंगे। वो हेल्पलाइन के जरिए आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स में तुरंत वो अटेंड कर लेंगे और उस साइड हेल्पलाइन में एक्चुअली विडोज ही बैठे हुए हैं। जो फिजिकल कैजुअलिटीज के विडोज है उनको ये मौका दिया गया तो उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या मुश्किलात है, कौन सा डिपार्टमेंट उनको मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, क्या फॉर्म्स चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एंड जनरली क्या होता है कि एक औरत दूसरे औरत से बात करेंगे तो खुल के बात कर सकते हैं। तो डीआईएबी ने ऐसे एक बढ़िया सा हेल्पलाइन शुरू किया है जिसका नंबर मैं अब दे दूंगा और वो आप वर्किंग आवर्स यानी कि मंडे टू फ्राइडे 10 to 5 कभी भी कॉल कर सकते हैं वरना आप बिना वर्किंग आवर्स में भी कॉल करेंगे उनके पास ये डेटा आ जाएगा और आपको वो कॉल बैक करेंगे। तो आप अगर ऐसे जो हमारे व्यूअर्स हैं ऐसे कोई फिजिकल कैजुअलिटीज के परिजन हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और आपके पास आपके हस्बैंड का आर्मी नंबर होना चाहिए। ऐसे ही एयरफोर्स एंड नेवी उनका भी नंबर्स है। आप उनका सर्विस नंबर होना चाहिए ताकि तुरंत वो आप आपके हस्बैंड के डिटेल्स निकाल सके और कर सकते। ये पूरा कंप्यूटराइज्ड है, बहुत ही उम्दा सिस्टम है। मगर ये कभी कभी क्या होता है कि लोकल कभी इश्यूज होते हैं तो इसीलिए वो कर्नल वेटरन से वो मुलाकात कर सकते हैं। ये आर्मी ने किया है, ऐसे एयरफोर्स और नेवी का भी अलग अलग संस्था है और वहां जाके कोई डॉक्यूमेंट है, नेम चेंज है, कोई कभी कभी क्या होता है कि जो औरत है वो गर्भवती होती है जब डेथ हो जाता है उसके बाद बच्चा का बर्थ हो जाता है तो वो सब रिकॉर्ड्स में अगर हमें जोड़ना है तो ये कर्नल वेटरन्स मदद करेंगे और ऑफ कोर्स डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड, उनके पास भी जा सकते हैं आप। तो मगर डीआईएवी आर्मी के लिए डीआईएवी के जो टेलीफोन नंबर्स है उनका वेबसाइट हर भाषा में आप देख सकते हैं। करीब 20 भाषा में उन्होंने वेबसाइट किया हुआ है और जो कॉल सेंटर में करीब 5-6 भाषा में लोग भाषा आता है उनको तो वो बात कर सकते हैं। तो ये हेल्पलाइन का नंबर, वेबसाइट, ये सब कुछ हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। सो अगर कोई ऐसे परिवार ये वीडियो देख रहे हैं तो वो प्लीज हेल्पलाइन कॉल कीजिए। जस्ट उनको फोन करके बोलिए कि मैं ऐसे ऐसे हूं, हो सकता है कि
वो आपको बताए कि हो सकता है कि आपको कोई और नया आर्थिक मदद मिल सके। राइट। तो आपने अच्छी तरीके से बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो फिजिकल कैजुअलिटीज के फैमिलीज के लिए बहुत प्रावधान है, जो ले सकते हैं, और उनका ये एंटाइटलमेंट है। ये ऐसे नहीं कि हम कोई आपके लिए कोई फेवर कर रहा है, ये आपका हक है। राइट। ओके। तो ये आपने बता दिया, पर अमूमन ये देखा गया है कि इसके बावजूद प्रॉब्लम होता है एक नारी को या एक फैमिली को, या ये सब यू नो बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए। और मेरा अच्छी बात है आपने ये प्रोजेक्ट संबंध शुरू किया है। तो इस लिहाज से में आप क्या कर रहे हो इस प्रोजेक्ट संबंध में? क्या ये लोग आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? और आप उसके बारे में बताइए, ताकि इसके बारे में भी सबको पता चले कि ऐसे भी लोग हैं जो बाकियों को मदद करना चाहते हैं, जैसे आप हो। राइट। थोड़ा बताइए। बिल्कुल मैं तो आभारी हूँ कि भगवान को कि मुझे ऐसे मौका मिला जो फ़ौज मुझे सब कुछ दिया है। मेरा यही मकसद है कि मैं फ़ौज और उनके जो परिवार है, उनके लिए कुछ कर पाऊँगा। बिल्कुल अगर मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल एड्रेस दे दूँगा। क्योंकि मैं सिर्फ़ फ़िज़िकल कैज़ुअल्टीज़ के नेक्स्ट ऑफ किन के बारे में डील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा नॉलेज अच्छा है। तो कभी-कभी क्या होता है कि जो संस्था है, जो सरकारी संस्था है, उनके पास बहुत सारे कॉल आ जाते हैं, प्रायोरिटी कम हो जाता है, क्योंकि वो संस्था वेटरन्स को भी देखना पड़ता है, बैटल कैजुअल्टीज़ के लोगों की भी देखना पड़ता है, जो वेटरन्स के विडोज़ का भी देखभाल करना पड़ता है, और फिज़िकल कैजुअल्टी प्रायोरिटी में थोड़ा लेस हो जाता है। तो अगर हमें कॉन्टैक्ट करें, तो हम उनको थोड़ा गाइड कर सकते हैं और करेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट संबंध में आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि इस प्रोसेस जो है कनेक्ट का, इसको कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। तो मेरा विनती सभी से यही है, अगर जो परिवार सुन रहे हैं, प्लीज अपने जो लास्ट यूनिट है जहां आपके हस्बैंड का सर्विस था और जहां से डेथ हुआ, उस यूनिट के साथ आप हमेशा टच में रहना चाहिए, बिकॉज वो यूनिट है। हर यूनिट में 10 या ऐसे 12 होंगे पिछले 20 साल, 25 साल में। तो वो आपके रिकॉर्ड्स उनके पास है, वो सब कुछ आपके बारे में जानते हैं। हो सकता है वही भाषा, जैसे कोई मद्रास रेजिमेंट का है, तो कोई साउथ इंडियन भाषा उनको समझ में आएगा। दिल्ली में बैठ के हो सकता है कि बाकी लोगों को ऐसे भाषा, बिकॉज़ हो सकता है फैमिलीज़ को हिंदी बोलना नहीं आ रहा हो या अंग्रेज़ी बोलना नहीं आ रहा हो। तो यूनिट के साथ टच में रहिए, और हमने पिछले 2 साल से यही मकसद किया है। मैं पूरे इंडिया घुमा हूँ। पिछले साल हमने 142 ट्रिप्स किया है, हर यूनिट फॉर्मेशन में जाके एक प्रोसेस किया, ताकि ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, क्योंकि हो सकता है कल हम ना हो, और जो अपॉइंटमेंट्स है वो हो ना हो, मगर ये प्रोसेस इंस्टीट्यूशनलाइज होने के लिए हमने एक मोडस ऑपरेंडी किया है। तो मेरा जो सर्विंग ऑफिसर्स जो सुन रहे हैं, जो औज़ेदार सुन रहे हैं फॉर्मेशंस में, यूनिट्स में, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको वो मोडस ऑपरेंडी बता देंगे, और परिवार जो सुन रहे हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपके यूनिट के साथ टच में रहना है, और कैसे डीआईबी के साथ टच में रहना है, या ये वाला जो आपका जो मुश्किलात है, कौन उसको सॉल्व कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर मैसेज भेजेंगे तुरंत आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई मिल जाएगा। और जैसे जैसे मैसेजेस आते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कैसे उसका रिप्लाई करें और सही जवाब दे पाए। और क्योंकि मैं 2017 में मैं रिटायर हुआ था प्रीमेच्योर, हमने सोचा है 1 साल में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मगर अभी 6 साल हुआ है, हम अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस हैं। तो क्योंकि हमारा ये डोमेन नॉलेज अच्छा है पॉलिसीज के बारे में, जैसे सरकारी आवास है, जैसे डेथ हो जाता है, जो फैमिलीज है वो सरकारी आवास में रह सकते हैं, 2 साल रह सकते हैं, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 1 साल के लिए। सो 3 साल आप एक सरकारी आवास में रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ससुराल और गांव में हैं, सरकारी आवास में रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए आसान रहेगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा, और आपका जो मानसिक स्थिति है वो भी आप ग्रीफ को थोड़ा आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो ये सारे पॉलिसीज, ये सब
हम बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और आपको यूनिट के साथ कैसे टच कराना। तो प्रोजेक्ट संबंध का हमारे पास एक पैसा नहीं है आपको देने के लिए, मगर हमारे पास ज्ञान है और नॉलेज है जो आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस है इसमें डील करने के लिए। इसीलिए हम अकेले हैं, कोई संस्था नहीं है हमारा, और यही हमारा कोशिश है। तो अगर कोई ऐसे परिवार सुन रहे हैं, हमसे टच में रह सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि कैसे आपकी यूनिट, आपके रेजिमेंट, आपके रिकॉर्ड्स, डीआईएवी, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, उनके साथ कैसे टच में रह सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स है, वो सब कुछ है, तो हम दे सकते हैं। तो आप ये बताइए कि आपको कांटेक्ट कैसे करें? आपके व्हाट्सएप नंबर के जरिए हम कांटेक्ट कर देंगे। बिल्कुल, ये मेरा जो नंबर डाल देंगे। या मेरा जो नंबर है वो हम डाल देंगे कमेंट्स में। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8777877409, और मेरा ईमेल जो एड्रेस है theprojectsambandh@gmail.com। ये दोनों चीजें हम कमेंट्स में डाल देंगे ताकि आप कांटेक्ट कर सके। और हम बाकी जो नंबर्स बताया था, डीएवी के जो हेल्पलाइन है, रिकॉर्ड्स के जो हेल्पलाइंस हैं, एयरफोर्स एंड नेवी की जो हेल्पलाइंस है, उसको भी हम कमेंट्स में डाल देंगे। और हम वो एंटाइटलमेंट जो हमने बताया था, एंटाइटलमेंट ग्रांट्स एंड स्कीम्स, उसका एक लिंक दे देंगे, और एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी हम उसको दे देंगे, ताकि आप एक रेडी रेकनर रख सकते हैं। कभी भी आप टेलीफोन में रखेंगे, अगर आप कोई और गांव में जा रहे हैं, किसी और जवान के वाइफ से मिल रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, बोलते हैं हाँ ये है आपके लिए, आपने लिया है कि नहीं, तो ये हम शेयर कर लेंगे। राइट। मैं सबको बताना चाहता हूँ, और जितने भी कांटेक्ट नंबर्स और जो भी इंफॉर्मेशन कर्नल वेम्बू शंकर ने बताया, वो आपको इस वीडियो के लास्ट में स्टैटिक स्क्रीनशॉट्स में मिलेंगे कुछ देर के लिए, ताकि आप आराम से उसको नोट कर सकते हो और दे सकते हो। और इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वही चीज जो इस वीडियो के आखिर में है वो आपको मिलेगा। राइट। और इससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप गनर शॉट को संपर्क कर सकते हो, या कर्नल वेम्बू शंकर को संपर्क कर सकते हो। हम आपको कहानी आगे बढ़ाएंगे। राइट। वेम्बू, आप ये बताइए, आप इसको प्रोजेक्ट को कैसे सस्टेन कर रहे हो? इसको कुछ तो पैसा चाहिए, आपको कुछ रिसोर्सेस चाहिए, कोई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा है, या जरूरत है, क्या है आप बताइए। और मेरे ख्याल में ये भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम श्योर कर्नल वेम्बू शंकर विल गिव अ कॉन्टैक्ट नंबर, एंड इफ यू कैन हेल्प हिम, जो भी आप दे सकते हो, उनको पैसा दे सकते हो, प्लीज दीजिए। राइट। उन्होंने पूछा नहीं, पर मैं अपने आप अनाउंस कर रहा हूँ। राइट। आई थिंक ही डिजर्व्स समथिंग, एंड नोइंग वेम्बू जनरल, शंकर नाउ फॉर। आपकी वो अच्छा है, तो मैं तो यही विनती कर रहा हूँ, मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे एक नहीं पैसा नहीं, भी यू नहीं चाहिए। मैं यू अपने स्टिल नीड, मैं मैं आप मैं मेरी बताता तरफ हूँ से कैसे मैं एक। सस्टेन करता हूँ। मैं ओके। बताता हूँ कैसे मैं सस्टेन करता हूँ। मुझे पेंशन मिलता है, सरकार मुझे पेंशन दे रहा है, क्योंकि हमने आर्मी के सर्विस किया था, और हमने ये सोचा है कि उस पेंशन में से 30% हम इस प्रोजेक्ट संबंध के लिए लगाएंगे। और मेरा जो एक्सपेंसेस है, 3 मेजर इश्यूज हैं, वो है ट्रैवल, खाना पीना और रहना, जब भी मैं बाहर जाता हूँ। तो मैं उस 30% से ही करता हूँ, क्योंकि मैं एक गैलेंट्री अवार्ड हूँ, तो मेरा ट्रेन का जो पास मिलता है मुझे जाने आने के लिए, वो एक फ्री पास मिल जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा नीड को कैसे कम करें। हमें एक पैसा नहीं चाहिए, मगर आप अगर आप डोनेट करना चाहते हैं एज अ इंडिविजुअल, तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि आप एज एन इंडिविजुअल डोनेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको आप डोनेट कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए केस स्टडी बताता हूं आपको, बिकॉज सरकार उतना ही कर सकता है। हम गए थे एक सुंदर बनी बोल के एक जगह में गए थे, जम्मू कश्मीर में। वहां ऐसे एक विडो और उनके बच्चे से मिले थे, तो बच्चे 9th स्टैंडर्ड में थी। तो हमने पूछा, बेटा क्या करना चाहते हो? बेटी ने बोली, उसने बोला, अंकल आई वांट टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट। हम तो हिल गए थे, सुंदर बनी में छोटा सा गांव है, वहां इतना कॉन्फिडेंट एक गर्ल है। तो हमने उनसे पूछा, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, आपने जो स्कॉलरशिप वगैरह लिया? उन्होंने बोला, हमें तो पता नहीं था। तो हमने उसका फॉर्म वगैरह भर के भेज दिया। उनको तो 10,000 रुपया मिला था 8th क्लास के लिए, उसके बाद 14,000 रुपया मिला था। मगर हमें पता था कि इसमें जज्बा है, इस लड़की में जज्बा है।
तो फिर हमने, जैसे अभी जनरल साहब ने बताया था, हमने बाकी लोगों को बोला कि हम कैसे इसको मदद कर सकें, इस लड़की को कैसे मदद कर सकें। फिर काफ़ी लोग आए और बोले कि हाँ, हम इसको तो पहले नीट का कोचिंग का करना पड़ेगा, नीट का कोचिंग तो काफ़ी महँगा होता है, वो 10-14 हज़ार से नहीं हो पाएगा। तो किसी ने बोला कि हम इसका नीट का कोचिंग का स्कॉलरशिप दे देंगे, किसी ने बोला हम इसको लैपटॉप देंगे, उस ज़माने में कोरोना आने वाला ही था। आया नहीं था तब, बट लैपटॉप ज़रूरी है अगर कोई ऐसी कोचिंग कर रहे हैं तो। फिर वो सुंदरबनी से उसको हमने जम्मू शिफ्ट कराया। उसके मदर के लिए फिर यूनिट इन्वॉल्व हो गए, मदर के लिए कोई ऐसे एक वोकेशनल सपोर्ट दिया था। तो ऐसे करते-करते वो जो लड़की है 10th स्टैंडर्ड में 484 आउट ऑफ 500 उसने लिया था, जज़्बा था, और 12th स्टैंडर्ड में 492 आउट ऑफ 500 लिया था। और आज के तारीख में वो जम्मू में मेडिसिन की तैयारी कर रही है, मेडिसिन की एमबीबीएस कर रही है। एंड ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज है। तो जो सरकारी और आर्मी जो आर्थिक वो करता है, उससे ज्यादा है अगर ऐसे कोई मदद मिल जाए। और ऐसे ही एक और औरत थी चेन्नई में ही, हम चेन्नई के रहने वाले हैं। हम जब उनसे मिलने के लिए गए थे तो वो एक आर्ट क्लास चला रहे थे अपने घर में। तो हमने पूछा ये क्यों चला रहे हो, वो बोलते हमें किराया देना पड़ता है, पेंशन से तो नहीं हो पाएगा। फिर हम बाकी जो जनरली मैं क्या करता हूँ कि जब मैं इनसे मिलने जाता हूँ तो एक दो महिलाओं को ले जाता हूँ, क्योंकि एक महिला दूसरे महिला से आराम से खुल के बात कर सकते हैं। तो एक महिला मेरे साथ जो आए थे, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी मेकअप सिखाती है। तो मैं पूछता हूँ कि मेरी बेटी से क्या उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, मगर कोर्स का फीस है 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख रुपया कॉस्टली होता है, मगर कंसेशन कुछ मिल जाए। तो उन्होंने बेटी से पूछा, बेटी ने बोला इनसे क्या हमें पैसा लेना है, तो फौजी की वाइफ है। तो उन्होंने उसका कोर्स फ्री में करा दिया, और 21 दिन का कोर्स करने के बाद आज वो जो एनओके है, मेकअप ट्रेंड है, हेयर में ट्रेंड है। वो हर सिटिंग में 50,000 रुपया उसको मिल रहा है। ऐसे मेकअप करने में, साड़ी बांधने के लिए उनको 20-20 हजार रुपया मिल रहा है। कोई रिजॉर्ट में रहते हैं, आजकल जो ब्राइडल मेकअप वगैरह काफी ये होता है, तो उन्होंने उनको एक स्किल दिया। तो मेरा विनती आपके जो व्यूअर्स हैं, हमें एक पैसा नहीं चाहिए, मगर अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, दो चीजें सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो जो उनके एंटाइटलमेंट्स है उनको दिलाइए, वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फौजी सुन रहे हैं, सर्विंग औजेदार सुन रहे हैं। दूसरा, अगर आपके कोई जान पहचान है, कोई नौकरी का अपॉर्चुनिटीज है, या कोई स्किल डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटीज है, या आप कोई लैपटॉप टैबलेट वगैरह इन बच्चों को, बिकॉज कंप्यूटर ग्रांट तो ग्रेजुएशन में मिलता है, मगर बच्चों को तो जरूरत पहले ही होती है आजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करने के लिए, ऐसे है। और अगर आप बता सकते हैं तो फिर हम उनको आइडेंटिफाई कर देंगे जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, और उनसे पहले परमिशन ले लेंगे क्या वो रिसीव करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई रिसीव नहीं करना चाहता है कोई ग्रांट या सपोर्ट, तो उनसे परमिशन ले लेंगे। काफी लोगों के लिए किया है हमने ये, और उसके बाद आपको वन ऑन वन हम जोड़ देंगे। फिर आप डायरेक्टली उनको डोनेट कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। मगर क्योंकि हम कोई संस्था नहीं है, इसके लिए आपको कोई टैक्स रिबेट वगैरह नहीं मिलेगा। आपको ये सोचना चाहिए कि आप किसी की जिंदगी में बदलाव ले आ रहे हैं। तो हमारा यही मानना है कि हर आदमी अगर एक छोटा सा काम करे और बहुत सारे लोग करें, तो किसी के जिंदगी में बड़ा सा एक इम्पैक्ट ले आ सकते हैं। अ स्मॉल राइट। एक्शन बाय अ लॉट ऑफ पीपल कैन गेट अ बिग इम्पैक्ट। तो हर आई थिंक व्यूअर जो सुन रहा है यहाँ, अपना अपना छोटा कर सकते हैं, तो काफी कुछ अच्छा हो जाएगा। आई थिंक दैट्स अ वेरी नोबल प्रोपोजिशन। आप जो कर रहे हो बहुत नेक काम कर रहे हो। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू एंड आई विश दिस प्रोग्रेसेस। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जिनके पास ऐसे प्रॉब्लम हैं जो ये सॉल्व कर सकते हैं, आप कृपया कर्नल वेम्बू शंकर के साथ संपर्क रखिए और ये प्रोजेक्ट संबंध को चलाने के लिए उनको मदद कीजिए। किस तरीके से चलाना है क्या है, आप उनसे बात कर सकते हो। इनका कांटेक्ट नंबर वगैरह जैसे मैंने बताया लास्ट में आ जाएगा वीडियो के एंड में। ओके, लास्ट में एक बताइए, आप प्रोजेक्ट संबंध के अलावा आजकल क्या कर रहे हो? आपका इंटरेस्ट क्या है, ये भी तो बताइए। नहीं, मैं तो काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। अगर जो आपके व्यूअर्स हैं, मुझे इस पोशाक में कभी-कभी देखा होगा, मैं कौन बनेगा करोड़पति में एक्सपर्ट बन के आता हूँ, ये टोपी वगैरह पहन के, और जब कंटेस्टेंट को पता नहीं होता, तो मैं क्विज़िंग में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ।
मैं क्विज शोज कंडक्ट करता हूँ बच्चों, स्कूल बच्चों के लिए, कॉलेज, कॉर्पोरेट्स वगैरह के लिए। और मेरा हॉबी है ऑटोग्राफ कलेक्ट करना। जो सेलिब्रिटीज हैं उनका ऑटोग्राफ कलेक्ट करना। मेरे पास करीब 10,000 से ऊपर ऑटोग्राफ है क्रिकेटर्स के, फिल्म स्टार्स के, हमारे जो परमवीर चक्र विनर्स हैं, बाकी जो सेलिब्रिटीज हैं उनके ऑटोग्राफ। तो मैं वो भी उसमें भी अपना टाइम बिताता हूँ। थोड़ा हॉबी होना चाहिए। आपके ये गनर शॉट के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा काम 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 नहीं होना चाहिए। पैशन के साथ आपका कोई हॉबी भी होना चाहिए। प्रोफेशन, पैशन, हॉबी भी होना चाहिए। तभी आप एक संतुलन बना के रख सकते हैं। और जो विडोज एंड एनओकेज है, मैं उनको भी यही बोलता हूं कि जो हो गया, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो उनका डेथ हो गया, आगे कैसे बढ़ेंगे हम, अगले परिवार, अगले जो जनरेशन है उसका कैसे हम अच्छा सा एक एनवायरनमेंट देंगे। तो उसके लिए हर चीज में करना पड़ेगा। वोकेशनली आपको कुछ स्किल बढ़ाना पड़ेगा, कोई हॉबीज होने चाहिए, कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप करेंगे। और मैंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ हॉबी रखा है। ऑटोग्राफ कलेक्ट करता हूँ, क्विजिंग करता हूँ, थोड़ा बहुत जादू भी कर लेता हूँ, मैं मैजिक करता हूँ, तो हाँ, जहां भी मौका मिल जाता है। तो इसके कारण मेरा मानसिक स्थिति ठीक रहता है। और मेरा भी यही है कि आपके जो गनर शॉट के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि मिक्स होना चाहिए जिंदगी में ना, एक 100% मिक्स होना चाहिए, उसमें हॉबी इंपॉर्टेंट है। राइट। आपने अच्छा हॉबी चुना है, मैजिक। और ये मैजिक आप प्रोजेक्ट संबंध में दिखा रहे हो, और बहुत अच्छी बात है। आज हमने बहुत एक encouraging वीडियो किया है इसके बारे में, ऑफ हेल्पिंग आउट कैश, नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ फिजिकल कैजुअलिटीज। बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं कर्नल वेम्बू शंकर, उनको हेल्प कीजिए। राइट। क्योंकि आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हम खुद हेल्प कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और ही इज हेल्पिंग यू टू हेल्प योरसेल्फ। ठीक है ना। और इसके साथ मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कर्नल वेम्बू शंकर को, टू कम ऑन गनर शॉट। और ये पहली बार है, ये जैसे आपका रिस्पांस मिलेगा हमसे, आपके 2-4 लोगों को हम लेके आएंगे गनर शॉट के ऊपर, और उनका बातचीत कर्नल वेम्बू शंकर के साथ लाइव कराएंगे, ताकि आपको पता चले कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे उनका हेल्प कर सकते हैं। राइट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच थैंक सर, टू बहुत एवरीवन, थैंक यू वेम्बू। थैंक यू वेरी मच, या बहुत धन्यवाद। ऐसे एक आपकी गनर शॉट, बिकॉज ये काफी पॉपुलर चैनल है, और मैं ये चाहता हूं कि ये काफी लोगों को पहुंचे। आप इसको और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाकी लोगों को जागरूकता, अवेयरनेस हो गया, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।